नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी और बेहतर तरीके से करंट अफेयर के प्रोग्राम को भी आप लोग फॉलो अप कर रहे होंगे। चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके लिए। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। चलिए आज का पहला प्रश्न, हाल ही में सेबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके प्रमुख की नियुक्ति की बात हो रही है, तो किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत सिन्हा, हर्ष कुमार, अनंत नागेश्वर और तुहिन कांत पांडे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तुहिन कांत पांडे। चलिए व्याख्या को देखें। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को 3 साल के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तुहिन कांत पांडे माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। तो किसका स्थान लेंगे? माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब सेबी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो स्थापना है यानी सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है, एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, एक वैधानिक होता है, एक संवैधानिक होता है। संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिस निकाय का वर्णन जो है संविधान में वर्णित होता है, और वैधानिक निकाय उसे कहते हैं जो संसद के अधिनियम द्वारा लाया जाता है। तो ये एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य देख लें तो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना, यानी जो हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उसे रेगुलेट करना, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, और साथ ही साथ जो निवेशक हैं उनके निवेश की जो स्थिति है, यानी जो उन्होंने निवेश किया है उनके हितों की रक्षा हो सके, इसलिए ये संस्था जो है, निकाय जो है, गठित की गई है। सेबी के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है मुंबई में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ें। तो इसके अस्तित्व की बात करें तो पहले जो है पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रण जो है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे या नियंत्रक अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त है। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। प्रारंभ में सेबी एक गैर वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे देश में 1990-91 का दौर, जब हम लोग वित्तीय क्राइसिस से गुजर रहे थे, उस समय एलपीजी की नीति लागू की गई थी। तो एलपीजी की नीति लागू करने के बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। उस समय जो है विदेशों से जो निवेशक थे या भारतीय जो निवेशक थे, उस पैसे को रेगुलेट करने के लिए
उनकी देख रेख के लिए ये सेबी का गठन किया गया। सेबी की संरचना की बात करें तो इसमें बोर्ड में एक अध्यक्ष होते हैं और कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। यह समय समय पर जो है तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करता है। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट, जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज एपेलिएट ट्रिब्यूनल, का गठन भी किया गया है। सैट में एक पीठासीन अधिकारी तथा 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। सेबी के पास वही शक्तियां हैं जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सैट के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो मान लीजिए किसी भी निवेशक का किसी मामले को लेकर के डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी एफिलिएट ट्रिब्यूनल में जाएगा यानी सैट में जाएगा, और यहाँ से जब असंतुष्ट होगा तो फिर कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। इसके शक्तियाँ और कार्य की बात करें तो सेबी जो है एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। तो स्टेटमेंट में बन सकता है कि सेबी जो है एक अर्ध विधायी और एक अर्ध न्यायिक न्याय है, तो स्टेटमेंट सही होगा। जो विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है। यह 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। जारी करता है, एक बाजार उपलब्ध कराना जिसमें जारीकर्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं, यानी कोई कंपनी जो है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेट करती है, ठीक है, तो उसे जारीकर्ता के रूप में काम करता है। निवेशक यानी सही और सटीक जानकारी और सुरक्षा सुनिश्चित करके मध्यवर्ती करके जो है निवेशक को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। मध्यवर्ती बिचौलिए यानी बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करके ये जो है कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अभी हम लोगों ने देख लिया सेबी से जो निवेशक होते हैं या कंपनियां जो होती हैं अपने जब बाज़ार को एक्सपेंड करना चाहती हैं तो सेबी में रजिस्टर्ड कराती हैं और पैसा जुटाने का काम जो है सेबी के माध्यम से करती हैं। अब ये देखिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुद्रास्फीति को किस तरीके से नियंत्रित करते हैं। तो सरकार जो लाती है राजकोषीय नीति लाती है, लेकिन यह मौद्रिक नीति जो है वो मौद्रिक नीति समिति से लाया जाता है, के द्वारा लाया जाता है। तो उसी संदर्भ में प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, और मौद्रिक नीति समिति का जिक्र आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 45 ZB में किया गया है। पूछ क्या रहा है, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन सही है। मौद्रिक नीति समिति का जिक्र आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 45 ZB में किया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सही विकल्प का चयन करना है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 2014 का समय था और उस समय सरकार और आरबीआई में खींचातानी थी। तो सरकार अपने तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती थी और आरबीआई जो है अपने तरीके से नियंत्रित करना चाह रही थी। उस समय उर्जित आर पटेल के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए सरकार और आरबीआई में, आगे की कार्रवाई क्या की जाए। तो उन्हीं के सुझाव पर उर्जित आर पटेल जी के सुझाव पर जो है मौद्रिक नीति समिति जो है बनाई गई। चलिए बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वर का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी कौन थे इसके पहले, अनंथा नागेश्वर थे और उनका कार्यकाल अब 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सरकार ने डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है
और आज उन्होंने कार्यभार संभाला है, यानी 1 मार्च को कार्यभार संभाला है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वर ने शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम किया है। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया भी है और बड़े पैमाने पर प्रकाशक भी रहे हैं। वे IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और क्रेया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर थे। वे जो है अनंथा जी जो है 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे। उनके पास भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमहर्स्ट में मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त है। और MPC के बारे में देख लें तो MPC यानी मौद्रिक नीति समिति का जो सुझाव है वो उर्जित आर पटेल की समिति ने दिया था और इसमें 6 सदस्यीय संस्था होती है। 6 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर के अध्यक्ष सहित, और जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो RBI के गवर्नर होते हैं। और जो RBI के इसके MPC के जो अध्यक्ष होते हैं RBI के पदेन गवर्नर होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? RBI गवर्नर होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष। यानी जो भी RBI का गवर्नर होगा वो अध्यक्ष ऑटोमेटिक चुन लिया जाएगा, बन जाता है, ठीक है। MPC में 3 सदस्य होते हैं, 3 में से 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो है RBI की तरफ से और 3 भारत सरकार की तरफ से नामित किए जाते हैं। पहले गवर्नर बतौर अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी थे। एक डिप्टी गवर्नर जो मौद्रिक नीति का इंचार्ज होता है और RBI की तरफ से ऑफिशियल अधिकारी होता है, और 3 जो है भारत सरकार की तरफ से 4 वर्ष के लिए नियुक्ति होते हैं। तो यानी जो ये 3 यहाँ पर जो भारत सरकार के तरफ से नियुक्त होते हैं सदस्य, वो कितने वर्षों के लिए होते हैं? 4 वर्ष के लिए। बाकी 3 जो है RBI की तरफ से होते हैं। MPC यानी मौद्रिक नीति समिति में की तरफ से मौद्रिक नीति में और ज़्यादा पारदर्शिता और विश्वसनीयता को स्थापित करती है। MPC मुख्यतः नीतिगत रेपो रेट को निर्धारित करती है, जिसका निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। यानी 50% वोट और +1 जिधर मिल जाएगा वोटिंग वो हो जाएगा, वो निर्णय माना जाएगा। अभी RBI ने रेपो रेट में भी कटौती की थी 0.25 बेसिस पॉइंट का। यानी पहले जो हमारा मौद्रिक नीति था वो रेपो रेट था वो 6.50% था, जो 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद 6.25% हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो सदस्य होते हैं उनके पास एक वोट का राइट होता है, यानी 6 सदस्य के पास एक वोट होते हैं। सपोज 6 सदस्य में किसी भी फैसले के विरुद्ध एक तरफ 3 वोट पड़े और एक तरफ 3 वोट पड़े, तो उससे क्या हो गया? ये तो बराबर हो गया, टाई हो गया। इस कंडीशन में RBI के जो गवर्नर होते हैं उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। और कास्टिंग वोट के जरिए वो जिधर बहुमत देंगे, या पक्ष में दिए तो स्वीकृत मान लिया जाएगा, विपक्ष में दिए तो अस्वीकृत मान लिया जाएगा। तो स्टेटमेंट में अगर आ जाए कि RBI के गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है तो वो स्टेटमेंट सही होगा। MPC का जिक्र जो है RBI एक्ट 1934 के धारा 45 ZB में किया गया है। MPC को 1 वर्ष में न्यूनतम 4 बैठक करनी होती है। वैसे वर्तमान में यह 6 बैठक कर रहे हैं, और बैठक के लिए गणपूर्ति जो है 4 सदस्य होते हैं। और अभी जो है मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या रखा गया है? वो 4% रखा गया है, और इसमें 4% रखा गया है।
और इसमें ±2%, यानी मैक्सिमम 6% तक और मिनिमम 2% तक मौद्रिक नीति रहनी चाहिए, मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हिमस्खलन निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? तो अभी जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में माना हिमस्खलन हुआ है। माना हिम पर्वत पर जो है हिमस्खलन हुआ है। तो ये पूछ रहा है किस आपदा का एक प्रकार है? तो वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय या जैविक? तो ये स्थलीय आपदा का एक प्रकार है। तो डिजास्टर एंड मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपदा का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन कौन से आपदाएं हो सकते हैं। चलिए अब व्याख्या कर देखें। तो हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाने वाला माना के पास जो है सीमा सड़क संगठन बीआरओ परियोजना स्थल पर हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन के बारे में देख लें तो यह एक ढलान पर बर्फ की एक बड़ी परत का तीव्र गति और अत्यधिक बल के साथ नीचे की ओर गमन है, जो नीचे की ओर और घाटी क्षेत्र में व्यापक विनाश का कारण बनता है। हिमस्खलन में 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी प्रारंभिक क्षेत्र, रन आउट क्षेत्र और हिमस्खलन ट्रैक। बर्फ जो है टुकड़ों में टूट सकती है या एक दीवार के रूप में पिंडितों को पहाड़ से नीचे गिरा सकती है। कई बार तोपखाने की आग, गड़गड़ाहट या चट्टान के विस्फोट जैसे तेज शोर से होने वाला कंपन बर्फ के द्रव्यमान को गति में ला सकता है, जिससे हिमस्खलन शुरू हो सकता है। ठीक है, चलिए हिमस्खलन का निर्माण देख लें। तो हिमस्खलन जो है मुख्य रूप से 3 कारकों के कारण होता है। बर्फ की स्थिति जो है, हिमस्खलन तब होता है जब ऊपरी बर्फ की परतों का वजन नीचे की सामग्री के साथ बंधन से अधिक हो जाता है। तापमान परिवर्तन से प्रभावित बर्फ का रूपांतरण बर्फ के ढेरों को मजबूत या कमजोर कर सकता है। जब बर्फ नरम और फूली हुई होती है तो इसका विश्राम कोण लगभग 17 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। जैसे जैसे यह अधिक एकजुट होती जाती है, कोण बढ़ता जाता है और 30 डिग्री से 35 डिग्री होने पर, जिससे ढलानों पर हिमस्खलन का खतरा अधिक हो जाता है। भूभाग की विशेषताएं देख लें तो ढलान की स्थिरता और सतह की खुरदरापन सहित जमीन की प्रकृति हिमस्खलन के गठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। हिमस्खलन आमतौर पर 30 डिग्री से अधिक ढलान होने पर ही होता है। ठीक है, भूभाग का आकार इस बात को प्रभावित कर सकता है कि बर्फ कैसे जमा होती है और हिमस्खलन कहाँ शुरू होने की अधिक संभावना है। हिमस्खलन के संबंध में मौसम संबंधी प्रभाव क्या हो सकते हैं? हिमस्खलन की गतिशीलता में मौसम की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारी बर्फबारी से बर्फ का भार बढ़ जाता है, जिससे हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तेज हवाएं हवा की दिशा में ढलानों से बर्फ को ले जा सकती हैं और इससे हवा के विपरीत ढलानों पर हवा के स्लैब के रूप में जमा कर सकती है, जिससे अस्थिर स्थिति पैदा हो जाती है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण बर्फ पिघल सकती है और फिर से जम सकती है, जिससे इसकी स्थिरता बदल सकती है। उदाहरण के लिए तेजी से गर्म होने से बर्फ का ढेर अस्थिर हो सकता है, जिससे हिमस्खलन हो सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की संशोधित संरचना की अनुशंसा की गई है। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को दी जाने वाली जो धनराशि थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उसे रोक दिया है। और रोकने का कारण जो है त्रिभाषा के रूप में वहाँ पर हिंदी को थोपने का आरोप लगाया गया वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और जब उन्होंने वहाँ तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर इन्होंने जो है जब लागू करने से मना कर दिया, तो केंद्र सरकार ने अभी इसे रोकने का फैसला किया है। तो ये प्रश्न हुए इसीलिए करंट का मुद्दा बना हुआ है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की संशोधित संरचना की अनुशंसा की है। सही विकल्प चुने, मतलब आयु वर्ग को लेकर के किस तरीके से निर्धारित किया गया है। तो इसमें 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष प्लस 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा निधि प्रदान करने के लिए त्रिभाषा नीति को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। अन्य संबंधित जानकारी देखें तो केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने से इनकार करने पर समग्र शिक्षा नीति योजना के तहत तमिलनाडु को दी जाने वाली 2150 करोड़ रुपए की धनराशि को रोक दिया है। 1960 के दशक से तमिलनाडु ने तमिल और अंग्रेजी अर्थात 2 भाषा नीति को अपनाया है और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने का विरोध किया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये हिंदी को थोपा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लें तो त्रिभाषा फार्मूला के बारे में देखें तो ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला का उद्देश्य जो है स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले को अनिवार्य रूप से शामिल करके बहुभाषिकता को और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है। इस फार्मूले के तहत उनके शिक्षण कार्यक्रम के लिए भाषाओं का वर्गीकरण प्रदान किया गया है। इस फार्मूले के अनुसार हिंदी भाषी राज्य यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल करना है। गैर हिंदी भाषी राज्य के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को शामिल करना है। TLF की शुरुआत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत की गई थी, जो कोठारी आयोग 1966 की सिफारिशों पर आधारित है। तो यहाँ पर कोठारी आयोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 1966 में बना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला के लिए क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर लचीलापन है कि TLF को यथावत बनाए रखा गया है, लेकिन राज्यों को 3 भाषाओं का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते उसमें से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की हों। हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। संस्कृत को बढ़ावा देना, इसमें 3 भाषाओं में से एक के रूप में संस्कृत को वैकल्पिक रूप से चुनने पर बल दिया गया है। द्विभाषी शिक्षण, इसमें मातृभाषा, घरेलू भाषा और अंग्रेजी में शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। आधारभूत शिक्षा यानी पूर्व की शिक्षा नीतियों में माध्यमिक स्तर पर विभिन्न भाषाओं को शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जबकि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में इन भाषाओं को आधारभूत स्तर से ही सीखने पर बल दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति देख लें तो 2011 की भाषाई जनगणना में 121 मात्र भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएं शामिल हैं। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे 52.8 करोड़ यानी 43.6% लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसके बाद बंगाली है, जिसे 9.7 करोड़ लोग यानी 8% अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं। लगभग 13.9 करोड़ यानी 11% से अधिक लोगों ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा बताया है, जिससे यह लगभग 55% आबादी की मातृभाषा या दूसरी भाषा बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, अभी देखिए कोठारी आयोग 1966 और के कस्तूरीरंगन आयोग का गठन जो है 2017 अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय उसके बाद जो है
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1968 में एक शिक्षा नीति लाई गई थी। उसके बाद जस्ट 1986 में लाया गया था। अब ये देखिए दोनों नंबर 68 और 86 ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है नंबर। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। 68 से याद रहेगा 86 और 86 को रिप्लेस किया है किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें कौन वित्त का प्रावधान करेगा? केंद्र करेगा और राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और GDP का कितना परसेंट निर्धारित किया गया? 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 10+2 प्रारूप को बदलने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई संरचना पेश की है। नई संरचना के तहत 5+3+3+4 है जो निम्नलिखित चरणों पर प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मूलभूत चरण यानी 5 वर्ष, इसमें 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक यानी जो हम क्लास 1 से पहले जो पढ़ते हैं वो है 3 वर्ष तक का, प्लस 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 कुल मिलाकर के 5 वर्ष, ठीक है। तो ये मूलभूत चरण में आता है, यानी क्लास 2 तक मूलभूत चरण में आएगा। और इसमें आयु निर्धारित की गई है 6 से 8 वर्ष और यहाँ पर 3 से 6 वर्ष। प्रारंभिक चरण के लिए 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें कक्षा 3 से 5 तक का और आयु 8 से 11 वर्ष शामिल किया गया है। मध्य चरण के लिए 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक यानी आयु 11 से 14 वर्ष शामिल किया गया है। माध्यमिक चरण 4 वर्ष, इसमें कक्षा 9 से 12 तक आयु 14 से 18 वर्ष शामिल किया गया है। इस नई संरचना का उद्देश्य अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना है। तो पहले जो है प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, इस तरीके से शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन अब क्या है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाल ही में भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत किसने की है? यानी बंदरगाहों को एक साथ जोड़ना और साथ ही साथ एकीकृत करना, इसके लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? सर्बानंद सोनोवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की गई है। व्याख्या को देखें तो हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के बारे में देखें तो यह एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों की अक्षमताओं को दूर करना तथा एकीकृत प्रणाली विकसित करना है। कागजी कार्रवाई को मानकीकृत करके और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ONOP पहल का उद्देश्य जो है सभी स्थानों पर समान प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करके बंदरगाह संचालन में देरी को कम करना, कार्य प्रवाह में सुधार करके और अनावश्यक चरणों को हटाकर रसद लागत कम करना है। साथ ही साथ बंदरगाह परिचालन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति में सुधार लाना है। यह पहल भारत को एक प्रमुख समुद्री केंद्र बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और देश के व्यापारिक ढांचे को सशक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है एडवांटेज हैं उनके। तो आप जब मेंस लिखेंगे तो ये एडवांटेज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया?
2 सितंबर 2023, 3 सितंबर 2023, 23 सितंबर 2024 और 3 दिसंबर 2024। तो अभी परसों की न्यूज़ है आदित्य L1 मिशन को लेकर के। हालांकि ये लॉन्च हुआ था 2023 में। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। लेकिन इसने अभी हाल ही में एक तस्वीर जारी की है और इसलिए ये चर्चा का बिंदु बना हुआ है। तो देखें इस प्रश्न को। तो आदित्य L1 ने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर खींची है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन जो है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। अभी अमेरिका द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया था? मिशन पंच, ठीक है। और वो कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है फाल्कन 9 रॉकेट से। और वहीं भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसे आदित्य L1 के नाम से जाना गया। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने नियर अल्ट्रावायलेट L1 ने नियर अल्ट्रावायलेट बैंड का उपयोग कर निचले सौर वायुमंडल और सौर ज्वाला के कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। इससे सूर्य की विस्फोटक गतिविधियों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी। अब ये देखिए, ये दूसरा प्रश्न भी है आपके लिए, जीके के लिए। तो पुणे में कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने कहा कि 22 फरवरी 2024 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर की तस्वीर खींची, जो सबसे तीव्र प्रकार के सौर विस्फोटों में से एक है। आदित्य L1 मिशन को इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इसे पहले लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 के आसपास स्थापित किया गया था। यहाँ से बिना किसी रुकावट के सूर्य का निरंतर अवलोकन किया जा सकता है। सौर ज्वाला के बारे में बात करें तो सौर ज्वाला जब उत्पन्न होती है या होने वाली होती है तो वह क्षेत्र यूवी और एक्सरे में अधिक चमकीला हो जाता है। आदित्य L1 के पेलोड इन चमकीले धब्बों का अध्ययन करते हैं ताकि वैज्ञानिकों को सौर ज्वालाओं को समझने में मदद मिल सके। पृथ्वी पर वायुमंडल इन हानिकारक विकिरणों को रोकता है, इसलिए ऐसे अध्ययन केवल अंतरिक्ष में ही किए जा सकते हैं। प्रमुख विज्ञानी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि अभूतपूर्व विस्तार से कैद किए गए अवलोकनों में ने पहली बार निकट अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में छिपे रहस्यों को उजागर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 28 फरवरी, 2 मार्च और 21 फरवरी। तो ये 1 मार्च को मनाया गया। व्याख्या देखें तो शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना और साथ ही साथ समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात कर रहा है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वेशभूषा के आधार पर हो, खान पान के आधार पर हो, रहन सहन के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन आज भी समाज में भेदभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किस तरीके से आप लोग भेदभाव का शिकार होते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब आप कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और किसी वीआईपी लोगों का काफिला गुजरता है, तो क्या आपको उस समय जो है भेदभाव का शिकार होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या आपको उस समय रोका जाता है या जाने दिया जाता है? तो आप लोग बताइएगा। इस बार जो भेदभाव दिवस का थीम है वैश्विक जो शून्य भेदभाव दिवस का जो थीम है वो क्या है? हम एक साथ खड़े हैं लेकिन समाज में
देखेंगे तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस वर्ष की थीम हम एक साथ खड़े हैं का मुख्य उद्देश्य HIV प्रतिक्रिया और व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। समुदाय यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि HIV से प्रभावित सभी लोगों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। हालांकि पिछले 40 वर्षों से इन समुदायों को कलंक, भेदभाव, अपराधीकरण, धन की कटौती और राजनीतिक प्रतिरोध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए यूएनएड्स देशों, दाताओं और साझेदारों ने से आग्रह करता है कि वे संप्रदायों का समर्थन करने के अपने दावों को पूरा करें ताकि वे सतत HIV प्रतिक्रिया का निर्माण कर सकें। शून्य भेदभाव दिवस के महत्व की बात करें तो शून्य भेदभाव दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति, लिंग, आयु, धर्म या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो। यह दिन हमें समावेश, करुणा, शांति और परिवर्तन के लिए एक आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। भेदभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानि पहुंचाता है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इस दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वे अपने पूर्वाग्रहों को त्यागें और एक समावेशी समाज की निर्माण में योगदान दें। भारत में शून्य भेदभाव दिवस भारत में शून्य भेदभाव दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन जागरूकता अभियानों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना है। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार की ओर से इस दिवस के लिए विशेष रूप से जारी की गई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब ये देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भोपाल, जयपुर, उदयपुर, रायसेन। तो कहाँ पर किया गया? रायसेन में किया गया। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्र सरकार की नई पहल राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण यानी नक्शा का शुभारंभ किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेख पुराने या अव्यवस्थित तरीके से हैं, जिसके कारण शासन और कराधान में अकुशलता उत्पन्न हो रही है। यह कार्यक्रम जो है शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण के मुद्दे पर ध्यान देता है, यानी रेगुलराइज करेगा और अपडेट करेगा। और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अभिलेखों में सुधार हुआ है, कई शहरों में आज भी मानचित्रों का अभाव है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो नक्शा मौजूदा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक शहर सर्वेक्षण पहल है। इसका नेतृत्व ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो नेतृत्वकर्ता कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग। नई पहल के तहत कस्बों और शहरों के नक्शे तैयार किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को 26 राज्यों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। चुने गए शहर 2 मानदंडों को पूरा करते हैं, जो 35 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल और 2 लाख से कम आबादी है। पायलट चरण तक साल में पूरा हो जाएगा। भूमि संसाधन विभाग के अनुसार नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों के लिए एक व्यापक और सटीक भू स्थानिक डेटाबेस बनाना है। उन्नत GIS तकनीक के साथ हवाई और क्षेत्र सर्वेक्षण को एकीकृत करके कार्यक्रम भूमि प्रशासन में दक्षता बढ़ाना है। संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करता है और शहरी नियोजन को सुविधाजनक बनाता है। सटीक भू स्थानिक डेटा बेहतर निर्णय लेने
कुशल भूमि उपयोग नियोजन और कुछ संपत्ति लेन देन को सुचारू बनाने को सुनिश्चित करता है। नक्शा में क्या शामिल है? नक्शा में क्या शामिल है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 7,933 कस्बे हैं, जो देश के कुल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से 1.02 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। नक्शा जो है 4,142.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। यह पहल 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। पायलट परियोजना पर लगभग 194 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। एक बार पूरा हो जाने पर नक्शा के व्यापक डिजिटल शहरी भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने, भूमि विवादों को कम करने, तीव्र और अधिक कुशल शहरी नियोजन में सहायता करने, संपत्ति कर संग्रह में सुधार करने, संपत्ति लेन देन को सरल बनाने और ऋण तक पहुंच में सुधार करने की उम्मीद है। केंद्र की योजना पायलट परियोजना पूरी हो जाने के बाद नक्शा को आगे बढ़ाने की भी वकालत की गई है। सर्वेक्षण कैसे किया जाएगा? तो सर्वेक्षण हवाई फोटोग्राफी के जरिए किया जाएगा, जिसमें 2 तरह के कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे, साधारण कैमरे और तिरछे कोण वाले कैमरे, जिसमें 5 कैमरे होंगे, जिसमें लाइव DAR सेंसर होंगे। ये कैमरे ड्रोन पर लगाए जाएंगे। इन कैमरों का ग्राउंड रेजोल्यूशन 5 सेंटीमीटर होगा, जो किसी भी सैटेलाइट से कहीं बेहतर है। नक्शा पहल में शहरी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में एक क्षेत्र का चयन किया जाता है और ड्रोन सर्वेक्षण के लिए उड़ान योजना तैयार की जाती है। एक बार ड्रोन उड़ान भर जाने के बाद तस्वीरें ली जाती है, जिनसे डेटा निकाला जाएगा। दूसरे चरण में जमीनी हालात जांच के लिए फील्ड सर्वे किया जाएगा। संपत्ति कर, स्वामित्व और पंजीकरण विलेख जैसे विवरण प्रत्येक भूमिखंड और संपत्ति से जोड़े जाएंगे। इसके बाद 2D 3D मॉडल तैयार किए जाएंगे और भूमि स्वामित्व विवरण का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। तीसरे चरण में दावों और आपत्तियों का लेखा जोखा लिया जाएगा और शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मानचित्रण प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये रहा आज के लिए फैक्ट ऑफ द डे। तो एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में भारत ने जो है अभी होंडुरास को जो है 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। 2024 में जो है होंडुरास के पास सारा चक्रवात आया था। उसके कारण वहाँ पर बहुत तबाही हुई थी और वहाँ के जो शेल्टर्स थे, निवास स्थान थे, उन्हें क्षति पहुँची थी, साथ ही साथ मानवीय क्षति भी पहुँची थी। तो यहाँ पर भारत के द्वारा मदद भेजी गई है, कितने टन की? 26 टन की। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान सारा ने मध्य अमेरिकी देश में काफ़ी तबाही मचाई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट में कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत ने हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनज़र होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल सप्लाई और आपदा राहत सामग्री से युक्त यह खेप भारत से रवाना हो गई है, जिसमें सर्जिकल आपूर्ति यानी मेडिकल के लिए ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज और IV तरल पदार्थ, कंबल, स्लीपिंग मैट और स्वच्छता किट शामिल हैं। नवंबर 2024 में होंडुरास के तट पर बना उष्णकटिबंधीय तूफान सारा विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का कारण बना। इसने होंडुरास में घरों और कई सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया था। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। हजारों लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर तूफान से प्रभावित हुई थी। अब होंडुरास के बारे में देख लें तो ये रहा मध्य अमेरिकी देश होंडुरास। ठीक है, और ये जो है ये
इसके पड़ोसी देश की बात करें तो ये ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये 3 पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर कैरेबियन सी लगता है और यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लगता है, यानी प्रशांत महासागर। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो होंडुरास का 75% से अधिक भाग पर्वतीय है, जिससे कृषि योग्य भूमि जो है सीमित हो जाती है। अब प्रमुख घाटियों की बात करें तो सुला घाटी उत्तर पश्चिम में, सुला घाटी उत्तर पश्चिम में सुला घाटी, ठीक है। और ये जो है अत्यधिक आबादी वाला एवं उपजाऊ क्षेत्र है। ला मास्कीटिया जो रियो प्लेटानोइया बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को साइट का घर है। नदियों की बात करें तो कोको नदी निकारागुआ के साथ सीमा बनाती है, तो कोको नदी इस प्रकार से है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और कृषि की बात करें तो प्रमुख निर्यात यहाँ से क्या क्या होता है, तो काफ़ी जो है उसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय फल, गन्ना, वस्त्र और खनिज जो है यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। अब चक्रवात की बात कर लें तो चक्रवात तो हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है, ठीक है। लो प्रेशर और यहाँ से हवाएं बाहर निकलती हैं। तो हाई प्रेशर इधर, लो प्रेशर। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर समदाब वायु रेखाएं संकेतित रहती हैं और परिधि या बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि में केंद्र की ओर चलने लगती हैं। तो मित्रों ये जो है ये प्रति चक्रवात का बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये लो प्रेशर, यहाँ से हवाएं केंद्र की ओर आती हैं। तो चलिए व्याख्या को देखें। तो हवाएं किधर से किधर की ओर चलती हैं, बाहर से अंदर की ओर, केंद्र की ओर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होती है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत यानी वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार या भी आकार के होते हैं। चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चक्रवात के प्रकार की बात कर लें तो अवस्थिति के आधार पर चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वाताग्रीय या वाताग्रीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति या प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध अर्थात मध्य अक्षांशों में होती है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण ये वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार या भी आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें निम्नगर्त या ट्रफ कहते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65% अक्षांशों के मध्य पर पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रहती है। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दोनों विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने के से होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मुख्य क्षेत्र की बात कर लें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत सागर और चीन सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं।
दूसरे प्रकार के चक्रवात की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात सारा में आया था, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ध्यातव्य है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियालिस बल के कारण इन चक्रवातों या वातों का प्रायः अभाव रहता है। तो ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से ये 10 डिग्री नॉर्थ मान सकते हैं और 10 डिग्री साउथ मान सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कोरियालिस बल जो है न्यूनतम रहता है, ठीक है। तो इस कारण हमारा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो यहाँ पर नहीं आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य महासागरीय क्षेत्र में होती है। तत्पश्चात इनका प्रवाह स्थलीय क्षेत्र की ओर होता है। व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्यतः इनकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। ये चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं तथा तीव्र वर्षा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कैरिबियन सी, चीन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं प्रमुख क्षेत्र हैं। अब विशेष नोट पॉइंट देखिए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में इसका अभाव रहता है। तो आई ऑफ साइक्लोन किस में होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आई ऑफ साइक्लोन नहीं होता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी गला जो है बोलने में सूख जाता है दोस्तों, तो इस वजह से बार बार जल का सेवन करना पड़ता है। तो वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आने वाले समय में ये थोड़ा हैबिट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। चलिए, तो इसी सब बातों के साथ आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए और डेली करंट अफेयर को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो अन्य वीडियो भी डाला जाता है, शॉर्ट वीडियो भी मैं डालता हूँ, करंट से रिलेटेड रहता है, तो उसे भी आप लोग देखा करें ताकि क्विक रूप में आपको अच्छा रिस्पांस मिल सके, कम समय में बेहतर रिवीजन हो सके। क्योंकि तैयारी तो उसे नहीं बोल सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में क्या ही तैयार होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर आप उसे देख सकते हैं। और जो भी प्रमुख खबरें होती हैं डेली करंट अफेयर में हम शामिल करने का प्रयास करते हैं। हम आपके लिए आने वाले समय में क्या बेहतर कर सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि और भी सुधार किया जा सके और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम अपना योगदान दे सकें, तो हमें भी खुशी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।